नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के राजधानी से, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। आपको बता दें कि जिस तरह से देश और प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना की दुर्दशा हो रही है, इसको देखते हुए इंटरनेशनल सुभाष सेना ने की एक बैठक और लिए अहम निर्णय। आपको बता दें ये बैठक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना की दुर्दशा को लेकर हुई, जहां पर पीआरडी जवान और वित्तविहीन शिक्षकों की मांगों को लेकर एक बैठक की गई है। आपको बता दें इंटरनेशनल सुभाष सेना की एक बैठक राजधानी में हुई है। ये डालते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरह से देश को आज़ादी दिलाई, आज भी उनकी विचारधारा पे चलने वाले लोग राजधानी लखनऊ में इंटरनेशनल सुभाष सेना के बैनर के तले एक बैठक कर रहे हैं, जहां हमारे साथ राजेंद्र द्विवेदी जी हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर इंटरनेशनल सुभाष सेना किन उद्देश्य, किन एजेंडों पर काम करने निकली है और उनका एजेंडा क्या है उत्तर प्रदेश में, किस तरह से वो काम करने वाले, उनकी टीम किस तरह से काम करने वाली। राजेंद्र जी, किस तरह से आज आपकी टीम काम करने वाली है और आज की जो बैठक था उसका प्रमुख उद्देश्य, एजेंडा क्या था? हमारे देश में तमाम प्रकार की ऐसी विषमताएं हैं जिनको लेकर के आज हमारी ये बैठक हुई है। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण कि मैं इंटरनेशनल सुभाष सेना के नाम से जो मेरा ये बैनर तैयार हुआ, इस बैनर तले हम एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम सब काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय मेरा तो प्रथम ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए बार बार इस सरकारें आयोग गठित करती चली जा रही हैं और अपने हितों को साधते हुए, नेताजी का नाम लेते हुए आगे बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन नेताजी के बारे में कोई काम नहीं करती हैं। हमारे इंटरनेशनल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सब लोगों की यह मंशा है कि हम सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऋणी हैं। हम ये चाहते हैं कि नेताजी को न्याय मिले और इस भारत में उनको खुलेआम सरेआम घूमने की अनुमति दी जाए, क्योंकि 1998 में कलकत्ता हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को निर्देश दिया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी सूची से हटाकर श्वेत पत्र जारी किया जाए और भारत में खुलेआम घूमने की अनुमति दी जाए, किंतु ये सरकारें नहीं कर पाई। न कर पाने का कारण है क्योंकि मेरा देश आज भी आज़ाद नहीं है। हमारे देश को ट्रांसफर ऑफ पावर डोमिनेंट स्टेट उपनिवेशिक राज्य प्राप्त है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मांगा भी है कि 14 अगस्त 1947 की रात जो एग्रीमेंट हुए उनमें हमारे क्या अधिकार हैं, हमें किस प्रकार की आज़ादी प्राप्त है, उसे जनता के सामने सार्वजनिक किया जाए। इस देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर ये मेरा देश है, जिस देश के लिए हमारे इस देश के तमाम सपूतों ने खून बहाया, लड़ाइयाँ लड़ी, सारे काम किए। आज उस व्यक्ति का नाम लेने वाला कोई नहीं है। बताइए, गांधी जी को बताते हैं कि खड्ग बिना ढाल आज़ादी दे दी उन्होंने। अरे इस आज़ाद हिंद फौज के
23,000 लोगों का लहू बहा, तब जाकर के हिंदुस्तान मुझे देखने को मिला। और वो भी इस देश के सत्ता लोभी लालची लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक कुर्सी पर बैठने के लालच पर उद्देश्य से नेताजी को अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी स्वीकार कर लिया और जिंदा मुर्दा देने का एग्रीमेंट कर लिया। तो सबसे पहली तो लड़ाई हमारी ये है। दूसरी चीज है कि समाज में समान व्यवस्था क्यों नहीं है। हम देख रहे हैं कि यहाँ होमगार्ड है, तमाम लोग काम करते हैं, लेकिन जो नेताजी का काम करे, नेताजी का नाम ले या नेताजी के नाम से जो संस्था चले, उसके साथ में ये सरकारें अनदेखी क्यों करती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एक पीआरडी है, अब वो पीआरडी के साथ में क्योंकि वो नेताजी के द्वारा बनी हुई है, तो उनके साथ में इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है। जब एक होमगार्ड को 500 रुपये दिए जाते हैं, तो उस पीआरडी को, जिस व्यक्ति ने इस देश के लिए लहू बहाया, पूरी जवानी पूरा जीवन अज्ञातवास में बिताया, उस व्यक्ति के उनके बनाए हुए संस्थाओं के लोगों में काम करने वाले लोगों के साथ में उनके साथ में क्यों अन्याय हो रहा है। उनको भी तो उनके बराबर पैसा मिलना चाहिए। क्या उनको उनके बराबर भूख नहीं लगती कि उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं चाहिए, कि उन्हें खाने के लिए खाना नहीं चाहिए, कि उनके बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए फीस नहीं चाहिए, क्या मेडिकल स्टोरों में उनके लिए दवा का फ्री मिल जाएगी। तो उनको भी पैसे उनके बराबर मिलने चाहिए। तो राजेंद्र जी ये बताइए कि आज जो बैठक हुई, बैठक में कौन कौन लोग मौजूद रहे। अब हमारी बैठक में तो हमारी ये कैबिनेट स्तर की हमारी ये जो मीटिंग है, इसमें सभी लोग आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे करतार प्रसाद जी हैं और हमारे भाई साहब हैं। सब लोग अपना अपना परिचय दे देंगे, आप सबसे परिचय कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे कृषि नीति हो, अब आज हमारे इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिन आए तमाम वृक्षारोपण करते रहते हैं। मैं देखता हूँ कहीं उस उद्यान में गए ये मान के चले कि इंटरनेशनल सुभाष सेना उन संगठनों के लिए काम करेगी या उन वर्ग के लिए काम करेगी जो अपनी समस्याओं को लेकर सरकारों से लड़ रहे हैं। हम देखिए, जो सामाजिक तमाम ऐसे काम हैं, समाज के तमाम उन वर्गों के लिए, उन संस्थाओं के लिए जिनके साथ सरकारें अन्याय कर रही है, मैं उनके साथ खड़ा होकर के लड़ूंगा। मेरी ये इंटरनेशनल सुभाष सेना के जो कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे और हम सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि नेताजी ने जिस काम को जहाँ से छोड़ा है, मैं वहाँ से उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने इस देश की जनता को न्याय दिलाने का काम किया था, देश को आज़ादी दिलाने के लिए, कि जहाँ से नेताजी का काम छूटा है, हम वहाँ से उस काम को शुरू करेंगे। ये हम लोगों का उद्देश्य है। अभी सरकारें वृक्षारोपण कराती, कहते पर्यावरण होगा, ये होगा, बरसात होगी, ये सब होगा, तमाम हो रहा है, लेकिन इसके पीछे है क्या, वो ये नहीं समझते हैं। इनसे तो पहले जो ब्रिटिश यहाँ थी हुकूमत, प्रेजेंट समय में अपने रूप में अंग्रेज जब यहाँ रहते थे, तो हमारे सड़कों के किनारे, हमारी नहरों के किनारे तमाम फलदार वृक्ष लगाया करते थे। वो जैसे देसी आम थे, जामुन थी, महुआ थी, शीशम थी, इस प्रकार के आदि तमाम बड़हल के पेड़ थे, सागौन के पेड़ थे, आदि पेड़ लगाते थे। लेकिन ये सरकारें वृक्षारोपण के नाम पर तमाम जंगली पेड़ लगाती हैं, ना तो सड़कों किनारे या नहरों किनारे या कई ऐसी जगहों पर कोई फलदार वृक्ष लगाने का काम नहीं करती हैं, बस यूकेलिप्टस लगवा रही हैं, जिससे तमाम हमारा जल स्तर गिर रहा है नीचे का। तो हमारे साथ अब हैं भानु प्रताप जी, जो इंटरनेशनल सुभाष सेना के सदस्य हैं। अभी उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इंटरनेशनल सुभाष सेना किन विचारधाराओं पर चल रही है, जैसा कि सुभाष चंद्र बोस की विचारधाराओं पर चल रही है, और किन लोगों के लिए इंटरनेशनल सुभाष सेना लड़ाई लड़ने वाली है। जी भानु जी, आज की बैठक में क्या फैसले लिए गए और किस तरह से आपका जो संगठन है वो काम कर रहा है। एक्चुअली आज की जो बैठक है ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी। बहुत सारे लोग सुभाष चंद्र बोस जी की बात तो करते हैं और अलग अलग धड़े में अलग अलग तरीके से संगठन बना के काम भी कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा प्रयास रहा है, सबका सम्मिलित प्रयास रहा है कि एक ऐसी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा पे काम किया जाए। सुभाष चंद्र बोस जी इस देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दिशा दशा बदलना चाहते थे। वो शुरुआत में कांग्रेस के साथ रहे,
लेकिन जब कांग्रेस में वो अपमानित किए गए, निकाले गए कांग्रेस से, तो उन्होंने कोई पार्टी नहीं बनाई, इस देश से बाहर गए और इन अंग्रेजों के जो विरोधी देश थे उनको अपना मित्र देश बनाया, उनसे मदद लेकर के, और देश पे कब्जा करना चाहा। बड़े भूभाग पे कब्जा भी कर लिया था, अपनी नोट जारी कर दी थी, अपनी बैंक स्थापित कर दी थी और आज़ाद हिंद सरकार भी बना ली थी। जब उनको लगा कि पूरा देश, पूरा भारत सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़ा हो जाएगा, तो अंग्रेजों ने छल करके गांधी को आगे करके एक नारा लगवाया कि अंग्रेजों, ये देश हम हिंदुस्तानियों को, जापानियों के एजेंट को देने से बेहतर हम हिंदुस्तानियों को दे दो। जो एक सच्चा देशभक्त था देश का, जो देश का भला चाहते थे, उन्हें जापानियों का एजेंट बताया गया ताकि उनके साथ जनता का जुड़ाव ना हो सके। युवा कितना आज के समय में सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रेरित है, उससे क्या? एक्चुअली हमारे देश में आज़ादी की बाद की जो शिक्षा व्यवस्था है वो देश के लिए नहीं, केवल रोटी के लिए तैयार की गई है। ठीक है, तो आज राजनीति में भी अगर कोई युवा जाना चाहता तो रोजी के लिए जाना चाहता, रोटी के लिए जाना चाहता। एक बल्कि मार्केट में एक जुमला है कि पॉलिटिक्स इज द बेस्ट बिजनेस। ठीक है, कोई समाज सेवा के लिए नहीं जाता। उसका कारण यह है कि इस देश में एक जो देशभक्ति की भावना थी उसको खत्म कर दिया गया है। अब हम सिर्फ राष्ट्र की बात करते हैं, हम देश की बात नहीं करते हैं। और जब राष्ट्र की बात करते हैं तो आज का युवा राष्ट्र को ही देश मानता है, कि राष्ट्र को धर्म मानता है। हाँ, जबकि राष्ट्र धर्म है और देश अलग चीज है। देश विभिन्न सीमाओं से घिरा हुआ एक भूभाग है और उसकी एक सामाजिक व्यवस्था है, और हमारी दुनिया में पहचान है कि विभिन्न संस्कृतियों का एक गुलदस्ता है, और राष्ट्र की पहचान संस्कृति से होती है। जैसे अब पाकिस्तान है, उसको पाकिस्तान एक देश है, लेकिन वहाँ उसकी जो पहचान है वो मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पहचान है। संगठन जो आपका है जी, वो जनता के बीच या लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर जाने वाला है? जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सोच थी, जैसे दो धड़े देशभक्त थे, एक सरदार भगत सिंह का, अशफाकुल्लाह बिस्मिल साहब, राम प्रसाद बिस्मिल जी, बहुत सारी उनकी एक टीम थी, वो भी देशभक्त थे। उनकी देशभक्ति पे हम शक नहीं कर सकते। वो कांग्रेस से नाराज हुए, कांग्रेस की नीतियों से नाराज हुए, तो उन्होंने पार्टी बनाई, सोशलिस्ट पार्टी बनाई, चंद्रशेखर आजाद जी ने पार्टी बनाई। तो वो लोग पार्टी बना के इन लोगों से लड़ रहे थे, तो है ना, और इनको खत्म कर दिया इन लोगों ने, काले अंग्रेजों ने। अभी थोड़ी देर पहले वार्ता चल रही थी, तो हुआ क्या कि ये जो लड़ रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस जी बाहर से ताकत ला के लड़ रहे थे। तो जो देशभक्त लड़ रहे थे, इन देशभक्तों और राष्ट्रभक्तों ने ये कब्जा चाहते थे और इन्होंने समझौता कर लिया। ठीक है, अब समझौता अपनी व्यवस्था पे जब कब्जा कर लिया तो वो अंग्रेजों की ही व्यवस्था को आज तक कायम रखा उन्होंने। फूट डालो, राजनीति करो, धर्म में बांटो, जातियों में बांटो, कितना बांट सको, धर्म फैलाओ और राजनीति करो। देश के विकास से लोगों का कोई लेना देना नहीं, देश कहाँ जा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें इस देश का हर नागरिक पढ़ लिख करके प्रजातंत्र लोकतंत्र का मतलब समझने लगे। भगत सिंह कहते थे कि हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें मनुष्यों द्वारा मनुष्यों का शोषण ना हो। दोनों का कथन एक है। मनुष्य का शोषण तब नहीं होगा जब वो पढ़ लिख करके समझदार हो जाएगा, और शोषण तब तक होगा जब तक वो पढ़ लिख के समझदार नहीं होगा, उसका शोषण होगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या कहना है? मेरा नाम है दयाशंकर फौजी। मेरा विचार ये है कि आज हम लोग यहाँ पे एक साथ बैठक कर रहे हैं इंटरनेशनल सुभाष सेना संगठन। हम लोग जो जनता का अधिकार है, हमारी सरकारें उन जनता को अधिकार नहीं दे रही है, उसी पे हम एक ये चर्चा करना चाहते हैं कि अभी क्या होता है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपना प्रतिनिधि चुनती हैं और चुन करके जनता के बीच भेज देती हैं, और उन्हीं लोगों से जब वो जनता के बीच जाते हैं तो जनता मजबूरन उन्हीं लोगों को चुन करके सत्ता में बैठा देती है। तो ये जो सिस्टम है
ये अंग्रेजों का बना हुआ काला कानून आज तक हिंदुस्तान में चला आ रहा है। इस सिस्टम को बदलने के लिए हमारा संगठन जगह जगह हर एक जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में और ज़रूरत पड़ेगी पूरे भारतवर्ष के अंदर जाके हम लोग एक एक कैडर करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे और हमारे उसी एरिया के जो लोग हैं उन सब लोग जनता के बीच में जाके उनकी सहायता करेंगे, उनका काम करेंगे। वो अपना प्रतिनिधि चुन करके वो चुनाव उनको लड़वाएगी ताकि वो जनता के लिए काम कर सके। ऐसे लोगों को नहीं बैठाएगी जो आज की सरकारें उन लोगों को बदमाशों को बैठा देती है, जो जेल के अंदर बैठे उनको चुनाव लड़वा रही है। ये क्या सिस्टम है? ये तो काला कानून है। तो ये थे इंटरनेशनल सुभाष सेना के लोग जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को रखने वाले लोग आज इकट्ठा होकर इंटरनेशनल सुभाष सेना को बनाकर लोगों के बीच जाने वाले हैं, उनको जागरूक करने वाले हैं कि अभी भी भारत देश आज़ाद नहीं हुआ है। जिस तरह से उन्होंने अपनी विचारधाराओं को बताया, देखना ही है कि इंटरनेशनल सुभाष सेना को आखिर उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता का समर्थन किस तरह से मिलता है। सहयोगी विनय के साथ में विक्रम, लखनऊ।